वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, या फिर स्टोरी कह लो। तो कुछ साल पहले मेरी एक सीनियर थी, मेरी फेलो डॉक्टर थी। उन्होंने क्लिनिक अपना खोला था। आई यूज टू लुक अप टू हर अ लॉट, क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी क्लिनिक खोल दिया था। पर फिर हम डिस्कनेक्ट हो गए, और कुछ अभी 2-3 महीने पहले हम फिर से कनेक्ट हो गए, और वो मुझे बता रही थी कि कैसे उनका जो क्लिनिक है वो बंद पड़ गया है। अभी उनके पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा कम हो गए, उनका काफ़ी लॉस हो गया है। पर्सनली भी वो काफ़ी लॉस में है, काफ़ी लोन्स उन पे आ चुके हैं। तो इसका रीज़न मैंने जब सोचा तब मुझे पता चला कि उनकी जो लाइफ़स्टाइल थी, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, वो काफ़ी हाई था। मतलब जो भी वो कपड़े पहनती थी वो काफ़ी लग्ज़रियस ब्रांड्स के होते थे। जो प्रोडक्ट्स, वो जो वॉच, जो बैग, ये सब वो बहुत लग्ज़रियस पहनती थी। काफ़ी शो ऑफ करने का उनको जो है शौक था तभी से। उन्होंने उसी टाइम पे जो है एक लग्ज़रियस कार भी खरीद ली थी, वो भी ईएमआई पे। तो सबका सब उन्होंने एक ही टाइम पे कर लिया था। तो हो ये गया कि जो पेशेंट्स उनके पास आते थे, तो वो अब ऑब्वियसली आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले उनको थोड़ा जज तो आप कर ही लेते हो, कोई भी इंसान कर लेता है। तो उनको देख के ही आधे लोगों को ये लगता था कि ये डॉक्टर काफ़ी रिच है, काफ़ी पैसा लेंगी, काफ़ी पैसा लूटेंगी। हमारी हेल्थ को तो वो देखेगी नहीं, लेकिन पैसा लेगी ज़रूर, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते इनके चार्जेस। उन्हें चार्जेस बिना देखे ही उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि ये डॉक्टर तो है, हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। हम जो है अपनी दिल की बात जो है हम इनको बता ही नहीं सकते, काफ़ी घमंडी लगती है। तो स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है उनका वो ऐसा था कि लोग पहले ही उनको अज्यूम करने लगे, उनको जज करने लगे। तो ऐसे ही उनके जो पेशेंट्स है वो डाइवर्ट होने लगे। तो ऑन द अदर हैंड उसी एरिया में मेरी और एक फेलो डॉक्टर थी, उन्होंने भी क्लिनिक खोला था। तो वो जो थी वो डे वन से जो थी एकदम सिंपल येट क्लासी उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था। काफ़ी सिंपल रहती थी, काफ़ी साधारण रहती थी, काफ़ी अच्छे से काइंडली बात करती थी। नो शो ऑफ, नथिंग एट ऑल। तो उनके पास इतने पेशेंट्स है, अभी उनको खाने का भी टाइम नहीं मिलता है, इतना उनका जो क्लिनिक है वो चलता है। तो पेशेंट जो है पहले से ही जज करता है कि ये काफ़ी सिंपल डॉक्टर है, काफ़ी काफ़ी पोलाइट होंगी, काफ़ी काइंड होगी। हम अपने दिल की बात उनको बता सकते हैं, जो हो रहा है वो हम फ्रीली उनसे बात कर सकते हैं, हम इनके चार्जेस भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को है ना, 4 पैसा ज्यादा भी दे देते हैं लोग विदाउट जजिंग। तो पेशेंट्स जो है वो काफी जल्दी आपको जज कर लेते हैं। तो यही डिफरेंस था इन दोनों में। तो ये स्टोरी बताने का एक ही इंटेंशन था कि कभी कभी गरीब लगना, गरीब दिखना आपको अमीर बना सकता है, और कभी कभी अमीर दिखना आपको गरीबी की ओर ले जा सकता है। तो चूज वाइजली। So in next few minutes, I'm going to share with you some solid facts that may lead to your perspective, that will change your standard of living and maybe standard of thought, maybe quality of living. सो सबसे पहला जो फैक्ट है, जो पॉइंट है, दैट इज वांट्स ओवर नीड्स। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी वांट्स क्या है, और आपकी नीड्स क्या है, और आपकी इनकम क्या है। तो इनमें से आपको वांट्स में कितना देना है और नीड्स में कितना देना है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जो मेरी डॉक्टर थी, अभी मैंने जिसका एग्जांपल दिया था, उन्होंने जो कार ली थी वो थी एमजी हेक्टर। तो वो कार अगर आप अभी देखोगे तो ऑन रोड 20 लाख रुपए की कार है, और उसके एक एक पार्ट जो है वो इम्पोर्टेड रहता है। और अगर आपने सर्विसिंग पे लगा ही दी तो सोच लो कि आपकी आधी सैलरी तो वो सर्विसिंग में ही लग जाएगी। पूरी भी किसी किसी को तो पूरी सैलरी भी उसमें लग सकती है। तो इतना महंगा उसका जो है मेंटेनेंस है उस कार का। तो आपको वो कार कब लेनी चाहिए? अगर उन्होंने तभी स्कूटी पे या गाड़ी पे या रिक्शा ऑटो से काम चला लेती तो आज उनपे ये सिचुएशन नहीं होती। तो आपको ये जानना है कि कभी कभी आपके वांट को थोड़ा दबाना पड़ता है टू सर्वाइव योर नीड्स। तो इसी कैटेगरी में जो अभी फिलहाल ट्रेंड में चल रहा है, दैट इज बिग फैट वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप देख ही रहे होंगे कि लोग कितना पैसा, कितना पानी की तरह पैसा वेडिंग्स में खर्च कर रहे हैं। लाखों में, करोड़ में लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। चाहे वो शादी टिके ना टिके, 2-3 महीनों में डिवोर्स ले ले, झगड़े कर ले, एक दूसरे को मार ले, लेकिन वेडिंग में तो खर्चा करना ही करना है अपने को। तो ये जो सबसे मेरे को नॉनसेंस थिंग लगती है, टू लाइक स्पेंड मनी लाइक वाटर इन योर वेडिंग। अभी मैंने फिलहाल सोशल मीडिया पे एक वेडिंग देखी, किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर की थी। वो ऐसा पैसा उड़ा रहे थे जैसे कि पानी है, हवा है, पैरों के नीचे पैसा था, ऊपर पैसा था, हर जगह पैसा ही पैसा था। तो ये जो लोग कर रहे हैं अभी फिलहाल वेडिंग में, आई अंडरस्टैंड कि वेडिंग काफी स्पेशल इवेंट होता है, काफी आपके दिल के करीब होता है, लेकिन आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि वेडिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी है।
वो लोग आपको मजबूर कर देते हैं पैसा डालने के लिए कि आपको हार्ट को तो स्पेशल फील होता है, आप उस दिन तो आप स्पेशल फील करते हो, लेकिन जो आपके वॉलेट में जो डेंजरस होल बन जाता है वो पूरा करने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है। वो रिलेशनशिप टिके ना टिके, लेकिन आपको जो फाइनेंशियल टेंशन आता है वो अलग ही रहता है। तो ये फालतू का खर्चा वेडिंग में करना बंद कर दो। हाँ, अगर आपने कुछ सेविंग्स करके रखी है वेडिंग के नाम पे और अगर आप वो खर्च कर रहे हो, दैट इज अनदर थिंग, दैट इज अ सेंसिबल थिंग। बट इम्प्रैक्टिकली जो लोग बस खर्चा कर रहे देख ही नहीं रहे, दैट इज रियली नॉट एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट जो हो गया है वो है फॉरेन ट्रिप्स। लोगों को साल में 2-3 फॉरेन ट्रिप्स पे जाना ही है। उसका जो है कैटेगरी सेविंग्स में होता नहीं है, लेकिन इधर का उधर करके हम वो पैसा ट्रिप्स पे लगा देते हैं और लाखों रुपए खर्च करके आ जाते हैं। इंडिया तो लोगों को कम ही पड़ रहा है, इतना अफोर्डेबल इंडिया है, काफी इतने खूबसूरत प्लेसेस है इंडिया में, लेकिन लोगों को तो फॉरेन में ही जाना है, इतना पैसा खर्च करना है फ्लाइट टिकट्स पे, होटल्स पे, घूमने में, ये वो। हाँ, आपको अगर आपका फंड है ट्रैवलिंग का अलग और आप उस पर खर्च कर रहे हो, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन इमरजेंसी फंड्स में से लोग फंड निकाल रहे हो और ट्रैवलिंग में खर्च कर रहे हैं। सेंसलेस थिंग यू कैन डू टू योर पॉकेट एंड टू योर लाइफ। तो थोड़ा रुको, थोड़ा सेविंग कर लो, थोड़ा पहले इंडिया घूम लो और फिर बाहर जाओ, फिर बाहर के देश को देखो। पहला खुद का देखो और फिर बाद में देखो कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर किस पे खर्चा करना है, किस पे नहीं करना है, ये सोचना अभी से शुरू कर दो। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट आजकल जो हो गया है, दैट इज मोबाइल, मोबाइल एंड मोबाइल। ये टॉपिक तो मुझे लाना ही पड़ा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई नो बहुत सारे काम जो है अभी मोबाइल से ही होते हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों के काम तो मोबाइल से ही होते हैं। तो मुझे एक बात ये कहनी है कि अगर 2 लाख के मोबाइल से सेम काम होता है और 20,000 की मोबाइल से भी सेम काम होता है, तो आपको 2 लाख का मोबाइल ही क्यों चाहिए? क्यों ये शो ऑफ या टेंशन ग्रैब आपको करना है, जस्ट टू वैलिडेट योर सेल्फ फॉर फ्यू सेकेंड्स? इस बात में कोई सेंस नहीं है कि किसी के एक कॉम्प्लीमेंट के लिए आप अपना पॉकेट में इतना बड़ा होल कर दो कि बाद में उसके ईएमआई क्यों ना भरने पड़े, लेकिन लेना ही है वो मोबाइल। जो जॉब करते हैं, जिनका काम ही मोबाइल पे होता है, उनका तो छोड़ो, लेकिन जो बच्चे हैं 15-20 साल के, जो बच्चे हैं वो घर पे इतनी जिद करते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं, खाना बंद कर देते हैं। मैंने तो न्यूज भी देखी है कि सुसाइड तक कर लेते हैं, पेरेंट्स को मारते भी है। तो भाई आप कर क्या रहे हो? आप अभी 15-20 साल के हो और आपको 2 लाख का मोबाइल चाहिए, आपको 20 रुपए भी कमाना नहीं आता है और आपको 2 लाख का मोबाइल चाहिए, जो आपके पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी है। तो आप सोचो इस बारे में, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में तो सोचो एटलीस्ट, कि हम कैसे भीख मांग रहे हैं कि 2 लाख का मोबाइल मुझे दो और आप उसके ईएमआई भरो। तो आप ये प्लीज बंद कर दो। जो काम, जो गेम आपको 15-20 हजार के मोबाइल में भी आ रहा है, तो आपको क्यों चाहिए कि 1.5-2 लाख का मोबाइल पेरेंट्स से लेना है? ये थोड़ा अपॉर्चुनिस्टिक सोचो। वही जो पैसे है आप किसी अच्छे से कोर्स के लिए रख दो, किसी अच्छे हॉबी के लिए रख दो, किसी अच्छे से एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए ही रख दो, सेव कर दो। ऐसे फालतू डिवाइसेस में मत डालो जो कुछ सालों बाद आपको बोर ही होने वाला है। वो सेम काम आप किसी और मोबाइल पे भी कर सकते हो। तो मोबाइल पे पैसा डालना मुझे बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगता है, इसमें कोई सेंस नहीं है। तो इस बारे में सोचना शुरू कर दो। ये जो मैं बता रही हूँ उसका कोई ये मतलब नहीं है कि आपको गरीबी में जिंदगी निकालनी है या फिर गरीब दिखना है या फिर गरीब की तरह रहना है। ऐसा नहीं है। इसका जो मीनिंग है वो है कि आपको, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपका वैल्यू है, वो आपके वांट्स और नीड्स के बीच में बैलेंस करना है। तो आप सोचो, मैं जो भी बोल रही हूँ हर एक पॉइंट को आप सोचो और फिर लॉजिकली देखो कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है या नहीं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ऑब्वियसली सेविंग्स। तो आप जो भी कमा रहे हो, तो आपको पहले से ही ये सोचना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में कितना डाल रहे हो। सपोज आपको एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी आ रही है, तो उसकी जो 50% है वो सबसे पहले जो है आपके सेविंग्स अकाउंट में जानी ही चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके जितने भी बिल्स हो, 50% जो है आपके सेविंग्स में जानी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप रिकरिंग डिपॉजिट ही ले लो, उसमें आप डाल दो और 1.5 साल देखो ही मत, ऑटो डेबिट कर दो। तो अगर आप 1.5 साल बाद देखोगे तो उसमें 1-2 लाख रुपए आपकी सेविंग बन जाएगी। तब आप किसी फॉरेन ट्रिप पे जाओ ना, वो पैसा आप वहां पे खर्च कर दो। तो ऐसे सेविंग्स करना शुरू कर दो। आपका जो इमरजेंसी फंड है वो अलग कर दो, जो आपका महीने का खर्चा है वो अलग कर दो, जो आपकी नीड्स है वो अलग कर दो, और एक छोटा सा कॉर्नर बनाओ जहाँ पे आपको आपके ड्रीम्स है वो पूरे करने हैं, तो वो अलग रख दो। किसी का भी इसमें इस इमरजेंसी का इधर लगा दिया, सेविंग्स का इधर लगा दिया, बाद में देख लेंगे, ये सब नहीं होता है। बाद में कोई नहीं देखता है, आपको ही देखना पड़ता है, आपको ही फेस करना पड़ता है। तो सेविंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज सेटिंग योर प्रायोरिटीज राइट। मैं आपको एक खुद का एग्जांपल देती हूँ। अभी मैं अपनी स्कूटी यूज़ करती हूँ फॉर ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन।
तो गाड़ी से मेरा पूरा का पूरा काम हो जाता है, पूरा मेरा ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन ईजिली, कन्वीनियंटली, कंफर्टेबली हो जाता है। और अगर कभी स्कूटी ना हो तो ऑटो से हो जाता है। तो पर मुझे ये पता है कि एट सर्टन एज ऑफ टाइम, एट सर्टन पीरियड ऑफ टाइम मुझे कार लेनी पड़ेगी, उसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी। तो वो मैं अभी से सोच चुकी हूँ, इसके लिए फंड्स के लिए भी मैं प्लान कर चुकी हूँ। तो कैसे लेना है, क्या लेना है, कब लेना है, ये सब मैं सोच चुकी हूँ। तो तब मुझे ये चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मुझे अभी से पता है। तो जब मुझे वो ज़रूरत पड़ेगी तो तब मैं वो कार ले भी लूँगी, उसका पैसा भी दे दूँगी, किसी को दिखाऊंगी भी नहीं, अपना काम निपट जाएगा, बस हो गया, और क्या चाहिए। तो यही इसी को बोलते हैं सेटिंग योर प्रायोरिटीज़ राइट। मैं किसी को शो ऑफ करने के लिए कार नहीं लूँगी, किसी को दिखाने के लिए कार नहीं लूँगी, मेरा काम हो गया। सो यही होता है सेटिंग योर प्रायोरिटीज़ राइट, यही होता है नीड्स ओवर वांट्स। आप अपने नीड्स भी फॉलो करो और आपके वांट्स भी फॉलो करो और बीच में एक बैलेंस भी रखो। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ इंश्योरेंस। प्लीज़ गेट योर लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस राइट नाउ। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल के ज़माने, स्पेशली आफ्टर द पैंडमिक। इंश्योरेंस ले लो, कभी भी आप पे कुछ भी हो सकता है, आपके घर में कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। ये कभी किसी के लिए ना हो, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली किसी के घर में हो गया तो आपकी पूरी ज़िंदगी की सेविंग आप एक हॉस्पिटलाइजेशन में लगा सकते हो और आप पूरे के पूरे बर्बाद हो सकते हो। अभी फ़िलहाल नितिन कामत जो ज़ीरोदा के हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एवरी इंडियन इज़ वन स्टेप अवे फ्रॉम हॉस्पिटलाइजेशन एंड गेटिंग बैंकरप्ट। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर एक हॉस्पिटलाइजेशन आपके घर में हुआ तो आपकी पूरी सेविंग उसमें चली जा सकती है और आप एकदम ज़ीरो पे आ सकते हो, और पूरी जो बाकी ज़िंदगी है वो रिकवर करने में ही आपकी चली जाएगी। ना ही नीड्स पूरे होंगे, ना ही वांट्स पूरे होंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस अभी के अभी ले लो, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इंश्योरेंस आपके पास होना। इट विल सेव योर लाइफ एंड इट विल सेव योर बैंक बैलेंस। तो अभी के अभी इंश्योरेंस ले लो, अपने लाइफ के वैल्यू में, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंश्योरेंस को टॉप प्रायोरिटी दे दो। लास्टली, दिस इज़ वेरी पर्सनल, जिसको जैसे लेना है वैसे ले सकते हो, जिस कैटेगरी में लेना है उस कैटेगरी में आप ले सकते हो, दैट इज़ लॉन्ग टर्म विजन। तो लॉन्ग टर्म विजन इन माई केस इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम। तो व्हाट डू आई मीन टू से इज़ कि अगर अभी से मैं अपना जो विजन है वो सोच लूँ लॉन्ग टर्म के लिए, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अब जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, एक डेंटिस्ट हूँ, कुछ सालों बाद मुझे जितना काम मैं आज कर रही हूँ, कुछ सालों बाद मेरा मन नहीं करेगा कि मैं उतना काम करूँ, या फिर मेरा मन करेगा कि मैं कुछ और कर लूँ, या फिर कभी कभी मेरा मन करेगा कि मैं बस घर पे बैठी रहूँ, अपने फैमिली की तरफ ध्यान दूँ। तो कुछ सालों बाद मुझे ये सब कुछ लग सकता है, हो सकता है मैं कुछ और करूँ। तो मुझे अभी से वो सोचना है कि मुझे उस एज तक में मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम लाना ही है, कि कभी मुझे ऐसा लगे कि मुझे थोड़ा सेटबैक लेना है और घर पे बैठना है, तो मैं बिना ये टेंशन के घर पे बैठ सकूँ कि मेरा घर चल सकता है आराम से, उतना फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग का ले लो, मतलब जो भी इंजीनियर्स है, जो भी टेक कंपनीज़ में है, एमएनसीज में है, उनको तो अभी से हाइब्रिड हो गया है कि वर्क फ्रॉम होम वो ले सकते हैं। तो ये एक शायद पूरा सिस्टम बदल सकता है, सबके सब वर्क फ्रॉम होम हो सकते हैं। तो आप अगर अभी से आप फाइनेंशियल फ्रीडम का सोचोगे तो कुछ सालों बाद जब आपको लगेगा कि ठीक है मैं 3 ही दिन काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप 3 दिन काम कर सकते हो बिना ये सोचे कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे ईएमआईज कैसे होंगे, मेरे बच्चों का कैसा होगा, मेरे नीड्स वांट्स कौन पूरे करेगा। तो अभी से आप प्लान करोगे अच्छे से तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम ज़रूर लोगे। और अभी से मैं ये सोच रही हूँ तो मुझे पता है कि कुछ सालों बाद मुझे इसका टेंशन नहीं होगा कि ठीक है मैं अगर 2 दिन घर पे बैठी हूँ तो मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, मेरे पास पैसा आने वाला है। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम होना एक अलग ही सुकून देगा आपको लाइफ में, अलग ही लेवल का वैल्यू ऐड करेगा आपकी सोच में। तो लॉन्ग टर्म विजन प्लान करो अभी से और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना बदलो। सो लास्टली मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि लुकिंग पुअर डज नॉट मीन you have to be poor or you have to act like poor. No, not at all. Looking poor is what I mean is you need to be more reliable, you need to be more logical, practical and real and convenient to your lifestyle. So you need to start adding values to your wants and needs and have a balance between what you are gaining and what you are losing. So start thinking about this. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, शेयर करो उन सारे दोस्तों को जिनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है. So that's it for the video. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye.